नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कॉमन सिविल कोड का जो बिल है वो अगले महीने वर्षाकालीन सत्र में विधानसभा में लेके आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इस बिल को पास करेंगे और दिवाली तक मध्य प्रदेश में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा। जो सबसे इसमें चर्चा की बात है, जो खास विषय वो ये है कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है और आदिवासी वर्ग की अपनी परंपराएं हैं, उनके रीति रिवाज है। अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से मेल नहीं खाते तो क्या होगा। जो समिति बनाई थी मुख्यमंत्री ने, उस समिति ने इसी पर विचार किया है और बहुत सारे उसमें फार्मूले भी दिए। लेकिन एक बात साफ तौर पर निकल कर आई है कि जिस तरह से गुजरात और उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू किया गया है, लगभग वही फार्मूला मध्य प्रदेश में होगा। यानी आदिवासी जो वर्ग है वो यूसीसी से बाहर रहेगा या उसे इसमें बहुत सारी उदारतापूर्वक वो सब बातें की जाएंगी जो उनके परंपराओं और रीति रिवाज को ना तोड़े। तो आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा वो भी सुनेंगे। मैं आपको बता दूं कि बातचीत में जो शामिल हुए आज हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में, उनका परिचय भी साथ में दे दूँ। मध्य प्रदेश के कॉलमिस्ट श्री जी के छिब्बर जी हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी स्टूडियो में मौजूद हैं और आप सभी के जाने पहचाने नाम कमल राठी, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी स्टूडियो में है। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। विधानसभा के सत्र में हमारी सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। तो इसी सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित हो जाएगा और मध्य प्रदेश कोई पहला राज्य नहीं है। वैसे तो सबसे पहले गोवा में ये कानून पहले से ही लागू है, इसके बाद उत्तराखंड में लागू हुआ, फिर गुजरात में लागू हुआ और अब चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है। तो यहाँ दिक्कतें बहुत सारी हैं, लेकिन आप घर के सामने नाली भी अगर बनाएंगे तो उसमें भी दिक्कत जाती है। अगर एक परिवार के भीतर सब सगे लोग बैठे हों तो भी ये तय नहीं हो पाता कि आज शाम को खाने में क्या बनना है। कई बार सुबह के नाश्ते पर भी चर्चाएं होती है और उसमें सहमति नहीं हो पाती है, तो बातचीत से सारे रास्ते निकलते हैं। असहमतियाँ तो नाश्ते पर भी होती है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन ये मामला यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। सियासत से दूर अम्बेडकर जी भी कह गए थे कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, एक देश एक विधान। तो ये बहुत सारी बातें थी जिसे बीजेपी, उसके पहले जनसंघ और फिर आरएसएस भी लेकर चल रहा है। और ये सिर्फ जनसंघ और आरएसएस की बात नहीं है, जनता बीजेपी की बात भी नहीं है, देश की ज़रूरत भी है। तो चर्चा की शुरुआत में करूंगा योगीराज जी आपके साथ कि सारा मामला सियासत से जुड़ा हुआ विवाद होते हैं अक्सर। जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से शरिया का उल्लंघन होगा। वैसे भी देश में शरिया लागू नहीं है, उल्लंघन तो तब होगा जब ये कोई इस्लामिक कंट्री होगा। तो इस देश ने सब चीज़ों को स्वीकार किया है। आज़ादी के बाद जब देश का संविधान बना तो हिंदुओं के बीच में, हिंदू समाज में या सनातन में तलाक की कोई व्यवस्था नहीं थी। कहा जाता था कि बेटी की डोली उठती है और जब वो ससुराल जाती है तो वहाँ से अर्थी उठती है। हमारे यहाँ विवाह विच्छेद का कोई कॉलम नहीं अगर हम धार्मिक रीति रिवाज से देखें, लेकिन हिंदुओं ने इस बात को स्वीकार किया कि जब सबको साथ मिलकर रहना है, संविधान में अगर तलाक की, डिवोर्स की व्यवस्था है तो उसको भी स्वीकार किया है। तो जब इतनी बड़ी आबादी उस समय की 80-82% आबादी ने वो सब चीज़ें देश के लिए स्वीकार की जो उनके धर्म में या उनकी परंपरा में नहीं थी, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जो देश होते हैं वो अपना कानून बनाते हैं और वो कानून का पालन सारे वहाँ रहने वाले, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, वो सब मानते हैं। तो फिर भारत में क्यों नहीं? यहाँ सियासत ज़्यादा है और कई मुद्दों पर आज़ादी ज़्यादा है। हम कहते हैं कि आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, स्वेच्छाचारिता नहीं होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चौथा चरण मध्य प्रदेश में चल रहा है, 3 राज्यों में लागू हो चुका है। आपकी राय, दिवाली तक मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा? योगीराज जी। इसकी आवश्यकता तो बहुत पहले से थी और अपने यहाँ तो संविधान में इसकी व्यवस्था की गई। अब समझ नहीं आता पहले कि हुक्मरानों ने इसको लागू करने में इतना टाइम क्यों लिया। उसकी आड़ में कहीं ना कहीं राजनीति ही थी और एक बड़ा चर्चित मामला शाहबानो का हुआ, उसके बाद इस मामले में तूल पकड़ा
और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट दिया गया केवल वोटों की खातिर। तो ये जो विभिन्न प्रकार के कानून इस देश में चलाए जा रहे थे एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, तो इन सब का खात्मा होना बहुत आवश्यक है। और जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि यूसीसी, ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत यूसीसी लागू हो रहा है, और आपने एक विधायक का जिक्र किया कि साहब इससे शरिया को डैमेज होगा। तो इस देश में शरिया है ही नहीं, और शरिया क्यों होना चाहिए? इस देश में तो वो होना चाहिए ना जो संविधान में व्यवस्था की गई है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत यूसीसी लागू करना अनिवार्य है, उसी के तहत ये अलग अलग राज्य अपने अपने राज्यों में इसको लागू कर रहे हैं, कॉमन सिविल कोड। और इसमें कौन सी गलत बात है? सभी देशवासियों को एक से हक मिले, एक से अधिकार मिले, एक से कानून हो सबके लिए। अब ये क्या तरीका हुआ कि मुस्लिमों में शादी के मसले अलग हैं, उनके तलाक के मसले अलग हैं, उनके वसीयत के मसले अलग हैं, तलाक के बाद बीबी को हरजाने का देना नहीं देना, 3 बार तलाक कह देना, यही किस्सा खत्म हो गया। तो ये कितना बड़ा अन्याय है, और इस देश में ये अन्याय सदियों से हो रहा है, और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि एक वर्ग विशेष को खुश किया जाए। तो ये सब बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। सबका नागरिक, चूंकि हम सब समान नागरिक है, समान संहिता सबके लिए लागू होना चाहिए। किसी भी प्रकार का वर्ग भेद की अनुमति हमारा संविधान नहीं देता। और आप देखिए, जो आज संविधान की किताब जेब में लेके घूम रहे हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने वर्ग भेद और जाति भेद किया। तो ये एक विडंबना है इस देश में कि इस देश की अच्छी अच्छी जो मूल बातें हैं, जो आज़ादी के बाद से ही लागू हो जानी चाहिए थी, उसको लागू होने में देखिए आप कहीं 70 साल लग गए, कहीं 75 साल लग गए, और उसमें भी अभी देश में नहीं, अलग अलग राज्य अपने स्तर पर ये कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक सोचने वाली बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूसीसी आने के बाद ये बहुत सारी विसंगतियाँ दूर होंगी, सबको समान अधिकार मिलने की स्वतंत्रता होगी। अब एक बात इसमें यह भी है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये राज्य सरकारों पर डिपेंड करता है कि वो किस रूप में इसको लागू करना चाहती है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि ओबीसी आदिवासी समुदाय इस यूसीसी से अप्रभावित रहेगा, और सबसे ज़्यादा राजनीति इसी बात को लेकर हो रही। यूजीसी का 2-3 बातों को लेकर विरोध हुआ, उसमें एक तो शरिया वाले थे, दूसरे कांग्रेस और अन्य दलों ने यह कहकर इसमें हंगामा मचाने की कोशिश की कि इससे साहब आदिवासी, दलित, इनके हितों पर कुठाराघात होगा। ये बहुत बार स्पष्ट किया जा चुका सरकारों की तरफ से भी, और खुद यूसीसी के लिए जो सुझाव आए, जो कमेटियां बनी, जो देश भर से, प्रदेश भर से इस बात को लेकर जो लोगों ने अपनी अपनी राय दी, उसमें स्पष्ट तौर पर क्लियर हो गया कि अब किसी प्रकार का कोई वर्ग भेद, जाति भेद की व्यवस्था इसमें नहीं होगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जितनी जल्दी इसको लागू कर दिया जाए उतना अच्छा। आप देखिए, इतना बड़ा देश भारत है, और अभी मात्र चौथा ये स्टेट है मध्य प्रदेश, चौथा नहीं 5वां मेरे ख्याल से, एक असम भी है जी। तो ये मध्य प्रदेश अब 5वां हो गया। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि मानसून सत्र में आएगा, चूंकि मध्य प्रदेश सरकार फुल मैंडेट में, यहाँ तो 163 का भारी बहुमत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में ये पारित हो जाएगा और ये कानून बन जाएगा। हाँ, 20 जुलाई से विधानसभा का सत्र होगा, पावस सत्र, जिसे वर्षाकालीन सत्र भी कहते हैं। तो दर्शकों से माफ़ी मांगते हुए कि 4 नहीं बल्कि मध्य प्रदेश 5वां राज्य होगा, असम भी इसमें शामिल है। लेकिन राठी जी, देश की राजनीति में सिर्फ एक बात पर सहमति होती है हमेशा, किसी भी दल के हों, किसी भी विचारधारा के राजनीतिक दल हो, सांसद हो, विधायक हो, जब सदन में वेतन, सांसदों के, विधायकों के वेतन भत्ते का मामला आता है, पेंशन का मामला आता है, तो सब एक स्वर से और 1 सेकंड में उसे पास कर देते हैं। फिर वहाँ कोई नहीं कहता कि वेतन ज़्यादा है, हमको भत्ते कम है, या भत्ते घटाने चाहिए, या पेंशन घटानी चाहिए, या पेंशन क्यों होनी चाहिए, वेतन। तो बाकी सारे मुद्दों पर विवाद है, सिर्फ उनके हित के मुद्दों पर कोई विवाद नहीं होता। फिर वहाँ ना हिंदू होता, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना फिर पिछड़ा, ना अगड़ा, कुछ नहीं। लेकिन यूसीसी पर जो संविधान भी कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भी ये कहता है कि समान कानून व्यवस्था या समान नागरिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो धीरे धीरे देश उस तरफ बढ़ रहा है। आपकी राय, इसका विरोध करने वाले सिर्फ राजनीतिक विरोध कर रहे हैं, या उनको लगता है कि कोई भी चीज़ आम सहमति एकदम से क्यों बने? अगर आम सहमति राठी जी एकदम से बन जाएगी तो फिर लोगों की महत्ता कम हो जाएगी। पहले हम उस पर विवाद करें, उसमें मीन मेख निकालें, और फिर समझाने बुझाने पर माने, तब लगता है कि हमारी भी कोई महत्ता है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में आज से लगभग 100 साल पहले, बल्कि और ज़्यादा, 1857 से ही लागू है गोवा स्टेट में। जी।
बाकी जगह नहीं लागू हो पाया था। आज़ादी के बाद कई सरकारों ने जो भी आई उनने अपना अपना प्रयास किया, कुछ इच्छा शक्ति की कमी, कुछ राजनीतिक कारण कि यूसीसी लागू नहीं कर पाए। अब ये सरकारें स्टेट लेवल पे लागू कर रही हैं अपनी। गोवा के बाद 4 स्टेट और शायद 5 स्टेट हिंदुस्तान के हो जाएंगे। तो इसमें जो एसटी वाला जो आदिवासी वर्ग है उसको इससे बाहर रखा गया है जहाँ भी रखा है। तो मध्य प्रदेश में भी संभावित उसे इससे बाहर रखा जाएगा। बचे हुए देखिए आप सिविल और क्रिमिनल में तो समान सब जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मर्डर करोगे तो सजा जात बिरादरी से नहीं वैसी होगी, चोरी करोगे तो वैसी होगी और वैसी सिविल में भी। अब इसमें क्या बचता है, एक आपका लिव इन रिलेशनशिप एक नया ट्रेंड आया उसके लेके है। इसमें दूसरी चीज़ आएगी जो आपकी शादी ब्याह होता है वो कौन सी उम्र में हो, क्या रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हो। तीसरा तलाक की व्यवस्था। चौथा आपका उसमें जो भी मेंटेनेंस और मेंटेनेबिलिटी रहेगी वो समान रह जाए। पांचवा आप इनहेरिटेंस जो वसीयत या जिस माध्यम से प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी वो, ये खास ये 5-6 बिंदुओं पे ही अलग अलग चूंकि राय है, अलग अलग समाज की अलग अलग व्यवस्था है, इसको एक करना आवश्यक है और यही किया जा रहा है। पहले ही हो जाना था, वो तो मैंने बोला ही आपसे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और कुछ स्वार्थ जो भी कह लें तो वो उसके कारण नहीं हो पाया। एक अच्छा पहल है, होना ही चाहिए। जब बाकी सब चीज़ों में हम समान हैं तो इसमें हम असमान क्यों? अगर एक देश में रह रहे हैं तो एक देश एक कानून सभी पे लागू होना चाहिए, चाहे आप किसी भी जाति धर्म से होते हो, जिससे सब आसान होगा, कानून भी आसान होगा। और देखिए जैसे मुस्लिमों में महीने का मेंटेनेंस की ज़रा दिक्कत है तलाक के बाद, हिंदुओं में नहीं है, तो भाई उनको भी उसका लाभ मिलेगा। तो अल्टीमेटली किसी का घाटा नहीं है इसमें, जो है वो सबका लाभ है। और जो उसमें मुझे मुख्य अड़चन लगती है जो शेड्यूल ट्राइब्स का है, तो उसको वो बाहर कर दे रहे हैं। तो उसको बाहर करना उनने बढ़िया रास्ता निकाला गवर्नमेंट ने कि एक चीज़ को बाहर करो, बाकी 90% पे तो लागू कर दो आप। तो ये एक बड़ा अच्छा पहल है और बिल्कुल स्वागत योग्य है। इसमें सिर्फ जो मैंने जिक्र किया कि अल्पसंख्यक वर्ग के कुछ लोग जरूर इस पर विवाद कर सकते हैं और असहमति उनकी होगी भी। और ऐसा नहीं कि कोई मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा, जहाँ जहाँ भी ये लागू हुआ वहाँ पर असहमतियाँ आई हैं, लेकिन चर्चा के बाद, विचार विमर्श के बाद सदन में वो सारे बिल पास हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश में भी असहमतियाँ होंगी, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, कुछ सुधार भी होंगे। और उसके बाद चूँकि जो रंजना देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी जो बनी है वो इस पर काम कर रही है और उसकी रिपोर्ट भी सदन में पेश की जाएगी। असल में छिब्बर जी हमारे कॉलमिस्ट ही हैं, कानून के जानकार भी है, वरिष्ठ अधिवक्ता है मध्य प्रदेश के। आपसे ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि इसमें कोई कानूनी दावपेच वैसे तो होता नहीं है, अगर होता तो बाकी राज्यों में इस पर फिर लोग कोर्ट जाते, इससे लगता बहुत सारी बातें होती। तो सभी राज्यों में ये जहाँ जहाँ ये बिल आया है वहाँ वो लागू हो गया है। असम छोटा सा राज्य है, उत्तराखंड छोटा सा है, गुजरात लेकिन बड़ा राज्य है और वहाँ भी मुस्लिम बड़ी तादाद में है। गोवा के बारे में राठी जी ने बताया कि वहाँ लंबे अरसे से है, आज़ादी के पहले से वहाँ कॉमन सिविल कोड है। तो मध्य प्रदेश में भी थोड़ी बहुत विरोध के बाद यहाँ भी ये लागू हो जाएगा और काम करेगा ठीक से। आपकी राय? राघव जी, इसमें कानूनी दिक्कत तो कोई आने नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 44 में ये प्रावधान रखा गया है कि कॉमन सिविल कोड बनाया जाएगा। संविधान सभा में जब 1948 में बहस हुई थी तो उस पर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई थी कि इसको अधिकार बना दिया जाए, लेकिन उस समय भविष्य को देखते हुए कि इसकी समिति बन जाएगी तो उसको फिर आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रख दिया गया। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 जजमेंट दे चुका है, सरकार को निर्देश दे चुका है कि कॉमन सिविल कोड बनाया जाए। पहला 1985 में हुआ था, फिर 1905 में हुआ था, फिर 2003 में और 2017 में। हर 10 साल में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रही है। 2005 में हुआ। हाँ, 1985 जी, सुप्रीम कोर्ट जो 5 जजमेंट हैं इस बारे में, जी। तो 5, तो हर 10 साल में जजमेंट आ रहे हैं। तो उसमें कानूनी दिक्कत तो ये नहीं है, सिर्फ थोड़ा जो विरोध होता है, जो कुछ कट्टरपंथी हर एक जगह होते हैं, क्योंकि जब 1955 में हिंदू कोड पास हुआ था तब भी उसका भी काफ़ी विरोध हुआ था। तो वो विरोध तो होता ही है। तो लेकिन उस विरोध का मतलब ये नहीं कि जो पब्लिक आम जो लोग हैं, जो भोजन जो जिनको लाभ मिल रहा है उनको नुकसान हो। तो इसके लिए वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जो बहुत से देश जागी है, जबकि 30 साल से सुप्रीम कोर्ट ये कहता आ रहा है और संविधान के अनुच्छेद 44 में भी है, तो उसमें दिक्कत तो कोई आने नहीं है।
विरोध तो हर चीज़ का, जैसे आपने शुरू में बताया कि विरोध तो होता है, विरोध तो होगा, लेकिन इसमें जो हमारे पास मुकदमे आते हैं, जो हम देखा है, इसमें संपत्ति का झगड़ा, अपना तलाक का झगड़ा, विरासत का झगड़ा, जैसा बताया अभी, और बंटवारे के संबंध में, इसमें क्या हिंदू क्रिश्चियन अलग अलग जो धर्म है जी, इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन है कि हम खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं, हर एक अलग देखना पड़ता है। और फिर वो जो हमारे ज़्यादा से महिला पीड़ित हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू में भी काफ़ी 125 में केसेस हैं। तो उसमें तब हमें मालूम पड़ता है कि उनको लगता है कि कानून जो हिंदू का इतना सब सारे कानून है, तो हम लोगों को क्यों नहीं है। तो मैंने कहा अब ये तो समाज आपको जागरूक होना चाहिए, आपको उठाना चाहिए। अब जहाँ रखे मध्य प्रदेश की बात है, ये जो अभी जो 4 राज्य हैं वो छोटे राज्य हैं। मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहाँ पे जाति जनजातियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो हालांकि अभी मेरे 45 साल के अनुभव में जाति जनजाति वर्ग में कभी इस तरह के विवाद आए नहीं है जी, मतलब वो विवाद होते ही नहीं है, होते भी बहुत कम होते हैं। तो उसको अलग रखना भी एक अलग उसको रखा जाता है। तो ये भी अच्छा प्रयास हो कि संविधान बनते समय ये बात कह दिया कि जो प्रथाएं ट्रेडिशनल परंपराएं जो हैं जो समाज की हैं उसको आप छुआ ना जाएगा, तो वो तो ठीक है। लेकिन जो बड़ी जनसंख्या है, जो विवादित जनसंख्या है, उसके लिए कॉमन सिविल कोड सभी धर्मों के लिए है, जो बहुत आवश्यक है, और इसमें कोई अड़चन नहीं है जी, क्योंकि जो संविधान और सर्वोच्च न्यायालय भी इस बारे में बार बार कहते आ रहा है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का तो जिक्र किया था योगीराज जी ने कि जब शहवानो कांड हुआ था उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात की थी, और लेकिन सियासत राजनीति उसके चलते चीज़ें ठीक नहीं हो पाई। और मैं आज भी उसी सियासत का जिक्र करना चाहूँगा। कांग्रेस कह रही है इस पूरे मामले में कि आदिवासी समुदाय को अलग करने से यूनिफॉर्म सिविल कोड अधूरा हो जाएगा। विवाद मने करना है हमको। यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले तो लागू हो और फिर धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीज़ें सुधरती जाएंगी। आप उसको लागू करने के पहले ही ऐसी बातें करना शुरू करेंगे कि वो लागू ना हो, तो अब मुझे लगता है कि वो ज़माना बदल गया है कि विवाद करके लागू ना हो। अगर देश तय करेगा तो फिर वो लागू होने का सिलसिला शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश 5वां राज्य है, कल के दिन उत्तर प्रदेश में भी ये बात होगी, बिहार में भी ये बात आएगी, पश्चिम बंगाल में भी आएगी, उड़ीसा में भी होगी। तो देश बदलाव के रास्ते पर है। अब हल्की सियासत, जातिवाद की सियासत, धर्म की सियासत को देश खारिज कर रहा है। अब ये पूरा देश राष्ट्रवाद की तरफ जा रहा है, समरसता की तरफ जा रहा है, मैं कहूँगा, क्योंकि समान कानून, फिर समान नागरिकता, ये बहुत सारी बातें जो संदेश देती है कि अब देश वैसा नहीं है जैसा इसको बना दिया गया था। यहाँ रहने वाले सब मिलकर रहना चाहते हैं, बस इस पर सियासत ना हो। आपकी राय? नहीं, देखिए राघवन जी, धर्मनिरपेक्षता का भी मूल स्वरूप वही है कि हम सब एक होकर रहें, लेकिन यहाँ हुआ उसका उल्टा। कुछ लोगों ने, कुछ संप्रदायों ने, कुछ जाति धर्म के विषय। मैं रोकूंगा आपको। ये शब्द भी तो संविधान में बाद में जोड़ा गया है। अब धर्मनिरपेक्ष कोई कैसे हो सकता है? धर्म सापेक्ष हो सकते हैं, निरपेक्ष नहीं, लेकिन अब वो जुड़ गया है तो वो चलन में आ गया। जबकि धर्मनिरपेक्ष का कोई मतलब ही नहीं है, सारे धर्म सापेक्ष होते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सनातन हो। तो लेकिन अब वो 1975 में इमरजेंसी के दौरान ये सब चीज़ें बदल गई थी और उसके बाद से वो चला रहा है। कल देखिए आप, इसमें भी बदलाव होगा, क्योंकि जो संविधान में छेड़छाड़ की गई है इसको भी बदलने की बात आएगी कि जो मूल संविधान था उसमें जो चीज़ें बाद में जोड़ी गई हैं उनको भी हटाकर उसको उसी रूप में लाया जाए जब 1950 में ये बना था। जी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप देखो, उस शब्द की आड़ में भी एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने का एक उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य था, और हमने देखा कि उसका कितना बड़ा नुकसान ये देश उठा रहा है और अभी भी उठा रहा है। जब हम सबको साथ रहने कर मिलकर रहने की बात करते हैं तो फिर ये स्पेशल कानून क्यों आते हैं, क्यों शरिया की बात होती है? हम संविधान लागू करने की बात कर रहे हैं, वो शरिया लागू करने की बात कर रहे हैं, थोपने की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक विशेष प्रकार का नैरेटिव यहाँ इस देश में पिछले 75 सालों से खड़ा किया जा रहा है, उसका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे जो अभी अमेंडमेंट हुए देश में, चाहे वो बफ को लेकर अमेंडमेंट हुआ, चाहे जो कॉमन सिविल कोड आ रही है, समान नागरिक संहिता आ रही है, ट्रिपल तलाक के जो मसले आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर सबको एक संहिता के दायरे में लाने का प्रयास है। अब जैसे छिब्बर साहब सीनियर एडवोकेट है और आए दिन इन चीज़ों का सामना करते हैं, उन्हें एक बड़ी अच्छी बात बताई। अब आप बताइए साहब, हर धर्म के लिए अलग से आप कानून पढ़े, वो मांग कर रहे हैं कि आप जैसी सुविधा हमें मिलना चाहिए। मतलब जो पीड़ित जो लोग हैं बेचारे, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपके इतना अच्छा व्यवस्था है, ये हमें क्यों नहीं लागू। तो जब वो लोग उसको डिमांड कर रहे हैं तो लोग राह में उनकी रोड़ा क्यों बनना चाहते हैं? उनको वो सुविधाएं क्यों नहीं मिलना चाहिए जो हिंदू लोगों को लागू है, चाहे वो वसीयत का मामला हो,
चाहे शादी विवाह का मामला, चाहे मेंटेनेंस का मामला, सबसे शानदार कानून हिंदू पक्ष को लेकर है। अब दूसरे संप्रदाय के लोग डिमांड कर रहे हैं कि साहब ये हमारे यहाँ भी इसको लागू करवा दीजिए आप। अब जब उनकी डिमांड आ रही है, सरकार उसको पूरा कर रही है, तो विरोध किया जा रहा है। तो कहने का अर्थ है कि एक अच्छी व्यवस्था जिसमें सबको न्याय मिले, जिसमें सबके हितों की चिंता हो जी, वो लागू करने की तैयारी हो रही है, तो उसमें फिर ऑब्जेक्शन किस बात का? केवल आपको अपना राजनीतिक धर्म पूरा करना है, हमें विरोध करने के लिए विरोध करना है, इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है, इसलिए मुसलमान विरोध कर रहे हैं। अब वो बिना विरोध के तो राजनीतिक धर्म पूरा नहीं होता ना। जब तक सदन में विरोध ना हो, सड़कों पर थोड़ा विरोध ना हो, तब तक लगता नहीं कि कोई बिल आया था। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक इसमें चर्चा नहीं होगी, विमर्श नहीं होगा, जब तक इसमें विरोध नहीं होगा, तब तक ये आम जनता तक पहुँच भी नहीं पाएगा। अगर बिना विरोध के, बिना चर्चा के ऐसे ही पास हो जाएगा तो लोगों तक ये पहुँचेगा नहीं कि ये कॉमन सिविल कोड है क्या। राठी जी, दरअसल शरिया की बात भोपाल के विधायक आरिफ मसूद ने की कि इससे शरीयत का उल्लंघन होगा, उसका वायलेशन होगा। अब शरिया में तो चोरी के बदले हाथ कटते हैं, तो फिर कितने लोग तैयार होंगे हाथ कटवाने के लिए? तब कहेंगे कि नहीं, जो भारतीय दंड विधान संहिता उसको लागू किया जाए। फिर वहाँ खून के बदले खून होता है, तो फिर आप शरिया के एक तरफ तो कह रहे हैं उल्लंघन होगा, दूसरी तरफ शरिया की बात आप खुद ही नहीं मानते हैं। तो ये सुविधा से काम नहीं चलेगा कि जिसमें आप कंफर्ट जोन में, वो आपने मान लिया, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं उसका आप विरोध कर रहे हैं। आपकी राय? ये सब विरोध के लिए है, बाकी इसमें कोई विरोध में ना तो दम दिखती, ना कोई इसमें बुनियादी कोई चीज़ें, तथ्य दिखते हैं। आपकी राय? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति का जो विरोधी पक्ष में हो, जो विपक्ष में है, उसको अपना कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है, तो विरोध के स्वरूप में कराना उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। मीडिया में खबरें भी बनती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें एक सार्थक चर्चा विधानसभा में होनी चाहिए। समय दें, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और अच्छी सार्थक चर्चा के साथ अगर कुछ और अच्छे सुझाव इसमें जुड़ सकते हो तो हम मध्य प्रदेश को ऐसा मॉडल दें, क्योंकि रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज अगर हमारा वो बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे और सुझाव उसमें जोड़ के एक मॉडल बना दें कि वही मॉडल पूरे देश पे लागू हो जाए। और जो रही बात शेड्यूल ट्राइब्स की, तो देखिए अधिकतर शेड्यूल ट्राइब्स भी, मुझे लगता है आप अगर उनका मत लेंगे तो अधिकतर तो इसमें आना चाहेंगे, कुछ रह जाते होंगे, क्योंकि जो पढ़ लिख गया, जो शहर में रहने लगा, अब तो समझ में नहीं आता है कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है। आप कैसे पहचान करते हो? भाई कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई अच्छा अफसर है, तो आप पहचान तो नहीं करते हो। और शादी ब्याह भी करने लगे हो अब आप, अरे साहब उन अफसर साहब की बेटी है या बच्चा है, तो शादी भी कर दोगे। तो मुझे लगता है कि एक परंपराओं से हट के भी हमारे यहाँ कॉमन सिविल कोड लोगों ने अपना लिया है। एक लीगल फॉर्मेट की उसकी आवश्यकता थी, वो और हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शेड्यूल ट्राइब जो हिंदुस्तान में अगर बचा भी है, तो वो तो निकोबार के आइलैंड में बचा है, मुझे तो नहीं लगता और कहीं ऐसा बहुत ही इंटीरियर में बचे होंगे। शहरी क्षेत्र में तो ऐसी कोई जात बिरादरी अब देखने को नहीं मिलती है। निकोबार के आइलैंड में तो मात्र 250 लोग रहते हैं। हाँ, नहीं, वही बचे हैं मेरे को लगता है। इसके अलावा और आप 250 गिन लें तो 500 से ज़्यादा हिंदुस्तान में नहीं होंगे। देखिए, दुनिया बदल रही है, तो जो आदिवासी हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो भी बदल रहे हैं। बदलाव, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है ना। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें अच्छी है उसको अपनानी चाहिए, अच्छी परंपराओं को जरूर लागू करें, जो कुप्रथा है उनको ख़त्म करें। जैसे छिब्बर जी, भारत में ये प्रथा थी, सती प्रथा, बदला कि नहीं बदला? हिंदू धर्म ने उस बात को आगे बढ़कर स्वीकार किया, हालांकि उसमें राजा राम मोहन राय की बात जरूर थी उसमें। फिर बाल विवाह की प्रथा थी, वो भी आप देखिए कि 18 साल स्वीकार किया। तो हमें लगता है कि जो कुप्रथा है, जो देश के हित में है, वो मानी जानी चाहिए। धर्म से बड़ा देश है, और जो धर्म को वो तवज्जो देते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब आप अमेरिका जाते हैं तब कौन सा आपका कानून पर चलता है, जब इंग्लैंड में होते तब कौन सा चलता है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चलता है, और हम चीन की बात करें वहाँ कौन सा चलता है। तो अगर यहाँ सबकी बात सुनी जाती है तो वो बात कहनी चाहिए जो सबके हित में हो, देश के हित में हो, सबको मिलजुल कर रहना है। मुझे लगता है कि इसमें विवाद कम होगा, थोड़ी बहुत सियासत होगी, तो वो कुछ लोगों की आदत है तो सियासत करेंगे भी, लेकिन सदन जो है इसको ठीक से पारित करेगा, मुझे ऐसा लगता है, जो जुलाई में सत्र शुरू हो रहा है। आपकी राय? वैसे मैं ये बता दूं कि हिंदू धर्म में जितनी विषमताएं थी उसको दूर करने में लिए हिंदू पक्ष बहुत पहले जल्दी आगे आ गया जी, इसलिए वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गया। जैसे डाइवोर्स और तलाक
तो डाइवर्स अंग्रेजी शब्द है और डाइवर्स जो है अपने तलाक उर्दू शब्द है। हिंदू शास्त्र में तो ये शब्द ही था, इसका विधान ही नहीं है। हाँ, क्योंकि पहले तलाक होता ही था, होता ही था। और 1956 जब कानून बना तब भी तलाक होने के 10-12 कारण थे, उस पर तलाक हो सकता था, लेकिन उसमें भी बहुत विषमता आई। तो बाद में सेक्शन 13A जोड़ दिया गया कि चलो जहाँ दोनों की नहीं बनती हो तो वो म्यूचुअल कर सकते हैं, मतलब प्रोग्रेसिव होता गया। फटाफट जो चीज़ विषमता को उसमें उस पर विरोध नहीं किया। हालांकि ये माना था कि तलाक होना नहीं चाहिए, ये हिंदू की धारणा तलाक होना नहीं चाहिए, तलाक हमारे होता ही नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा था कि यहाँ तो सनातन में तो बेटी की डोली उठती है, यस, बारात जाती है ससुराल, वहाँ अर्थी उठती है, लेकिन देश के हित में, सबको साथ रहने के हित में ये सब चीज़ें स्वीकार की। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें बेहतर होंगी और इससे समाज और देश दोनों अच्छी स्थिति में आएंगे। तो दिवाली तक यूसीसी लागू हो जाएगी, बिल अगले महीने पास हो जाएगा मध्य प्रदेश विधानसभा में। तो सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। छिब्बर जी आपका साधुवाद, राठी जी आपका बहुत धन्यवाद, योगीराज जी आपका भी धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।